अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माधुरी श्रीधर आज आपको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में समझाऊंगी जिसे वाइगोत्स्की और बंदुरा ने दिया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। तो जो आज हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इसके सीखने के उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। इन थ्योरी को पढ़ने के बाद छात्र सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को समझने में सक्षम होंगे। छात्र वाइगोत्स्की और बंदुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझने में सक्षम होंगे। छात्र वाइगोत्स्की और बंदुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को समझेंगे, मतलब उनका शिक्षा में किस तरह से उपयोग हो सकता है, इसको समझेंगे। इसके बाद जो छात्र हैं वो वाइगोत्स्की और बंदुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को दैनिक जीवन में प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत से, तो हम सबसे पहले समझेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की का जो पूरा नाम था वो लेव वाइगोत्स्की था। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनका जन्म सोवियत संघ में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि मिली थी इनको, वो इन्हें मिली थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम समझेंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत क्या है। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सामाजिक संपर्क और संस्कृति की भूमिका पर बहुत बल दिया। उनका ये मानना था कि जो सामाजिक शिक्षा होती है वो संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है। जैसे अगर हम बात करें कि ब्रूनर जो प्याजे थे, उनका कहना था कि बच्चा जो है अपने आप सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में रहकर सामाजिक शिक्षा के जरिए उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसीलिए उन्होंने सामाजिक संपर्क और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया था। उनका ये मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और उनके अनुसार बच्चे शिक्षकों के साथ, साथियों के साथ और उनसे ज़्यादा जो समझदार हैं, मतलब जो उनसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उनके साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। साथ ही जो वो बोल रहे हैं, जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, उनको आकार देने के लिए वो भाषा का प्रयोग करते हैं। अधिगम की प्रकृति में चिंतन एवं ज्ञान का विकास होता है। विकास के इस रूप को उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक संज्ञानात्मक या रचनावाद कहा। उन्होंने जैसा बताया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति और भाषा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका मानना था कि बच्चे समाज में सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को समझते हैं और इन सबको समझने के लिए भाषा का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने बच्चों की मानसिक क्षमताओं जैसे भाषा और तर्क के विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। वाइगोत्स्की का एक विश्वास था कि समाज संज्ञान विकसित होने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मतलब बच्चों का जो संज्ञान होता है, संज्ञान मतलब उनका स्वयं का ज्ञान, तो इसमें समाज एक अहम भूमिका निभाता है जिससे बच्चे का एक संज्ञान विकसित होता है। उन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जो सिद्धांत है उसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू की बात की थी। जैसे सोशल इंटरेक्शन, मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहकर समाज की अंतःक्रिया द्वारा ही वो सीखता है। कल्चर, चूँकि समाज में रहेगा तो विभिन्न समाज में रहने वाले लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, तो उनके साथ वो कल्चर का ज्ञान प्राप्त करेगा। और इन सब के लिए उन्होंने लैंग्वेज की अहम भूमिका बताई है, क्योंकि ये सारी, चाहे सोशल इंटरेक्शन हो या कल्चर का विकास हो, ये बिना किसी भाषा के आप इसको विकसित नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी बात की थी, जिसमें सबसे पहले आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मचान। आप लोग जानते हैं कि कभी देखा होगा, कभी आपने में फिल्मों में देखा होगा या कभी नाटक में देखा होगा कि रात में जो जानवरों से बचने के लिए या शिकारी जब जंगल में जा रहे हैं और रात हो जाती है तो वहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था करके एक मचान बनाते हैं, उस पर रह के रात वहाँ पर गुजारते हैं, जिससे कि जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा हो जाए। तो देखा जाए तो वो मचान क्या है, एक तरह का त्वरित एक उनकी सहायता है कि उस समय उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लिया। इसी तरह से जो स्कैफोल्डिंग होती है, मचान होता है, ये एक अस्थायी समर्थन होता है। मतलब हम इसे कह सकते हैं एक टेम्परेरी
टेम्परेरी हेल्प होती है जो हम बच्चे को कुछ समय तक के लिए देते हैं, और जैसे ही बच्चा उस चीज को सीख लेता है उस हेल्प को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही बताना चाह रहे हैं कि मचान से तात्पर्य किसी बच्चे को किसी अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला अस्थायी समर्थन है, जो बच्चे को तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा उस कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, और जैसे जैसे बच्चा उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने लगता है उसकी क्षमता धीरे धीरे, उसका पोटेंशियल डेवलप होने लगता है, तो इस सहायता के स्तर को धीरे से वापस ले लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को जब हम साइकिल चलाना सिखाते हैं तो आप देखेंगे कि उसको साइकिल के दोनों तरफ एक एक स्टॉपर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा सीखना शुरू करता, हम एक स्टॉपर को हटा देते, फिर थोड़ा आगे बढ़ा हम दूसरे स्टॉपर को हटा देते। तो जो स्टॉपर थे वो क्या थे, वो उनके लिए एक टेम्परेरी सपोर्ट थे, जिसके लिए बच्चा आराम से उसकी सहायता से सीखने लगा, और जैसे ही उसने उस पोटेंशियल को सीख लिया, उस क्षमता पर पहुंच गया कि वो अपने आप इंडिविजुअल साइकिल को चला सकता है, हम उस टेम्परेरी हेल्प को हटा लेते हैं। तो ये जो स्टॉपर थे वो उसके लिए क्या थे, उसके लिए हमने उसको बोला कि जो सहायता दे सकता है उस सहायता को बच्चा लेके अपने उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी एक्चुअल पोटेंशियल होता है। इसके बाद आता है MKO, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति होता है जिसके पास सीखने वाला जो सीख रहा है उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, या उच्च स्तर की योग्यता होती है, या समझ हो सकती है। हम इसे शिक्षक भी कह सकते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स में हम शिक्षक को भी बोल सकते हैं, अभिभावक को भी बोल सकते हैं, प्रशिक्षक को, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी, उसका सहकर्मी भी वहां पर हो सकता है। जैसे हमने बात की थी स्कैफ फोल्डिंग में, तो स्कैफ फोल्डिंग में जैसे साइकिल में स्टॉपर बता दिया, कई बार ऐसा भी होता है कि साइकिल सिखाने में उसके पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कौन हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, क्योंकि उससे उसे ज्यादा आता है, तो वो उसे एक टेम्परेरी हेल्प देता है। जब बच्चा सीख जाता है उसको वो हटा लेता है। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे बच्चों को आपने कुछ गणित दिए, अब गणित में बच्चे को थोड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन बाद में अगर टीचर उसकी मदद कर देगा तो वो क्या होगा, उस चीज को सीख जाएगा और जल्दी से आगे की ओर उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकल के उन चीजों पे करने लगेगा। तीसरी बात, यहाँ पर समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करी है उन्होंने, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ZPD। आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा विद्यार्थियों कि ZPD के बारे में पूछा जाता है कि ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। तो सबसे पहले हम बता दें कि ZPD का कॉन्सेप्ट जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अब हम ये समझें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो एक्चुअली ये क्या होता है, अगर हम इन जनरल टर्म में बात करें तो ये एक अंतर होता है, जो बच्चा अपने आप कर पा रहा है और जो थोड़ी सी हेल्प की सहायता से कर पा रहा है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, हम उस अंतर को ही ZPD कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह अंतर है जो एक शिक्षार्थी अकेले कर सकता है और वो मदद से क्या कर सकता है, उन दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब समीपस्थ विकास के क्षेत्र की जो अवधारणा है उसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और उसकी क्षमता को समझने में किया जाता है। जब उन्हें किसी कार्य के माध्यम से निर्देशित किया जाता है तो और या कोई कार्य उसे अकेले करने को दिया जाता है तो बच्चा जितना वो कर सकता है वो तो कर लेता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें उसे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है जो उसकी क्षमता से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अब यहाँ पर उसको क्या जरूरत है, यहाँ पर अब उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, मतलब उस मचान की जरूरत है। और ये जो स्कैफोल्डिंग वो कौन देगा उसे, वो उसे मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो उससे अधिक जानकार व्यक्ति होगा वो देगा। तो जो उसे आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का अंतर ZPD हो गया, और इस अंतर को कम करने के लिए हम उसे सहायता देंगे जो एक टेम्परेरी हेल्प होगी जिसे हम स्कैफोल्डिंग करेंगे। और इस स्कैफोल्डिंग को कौन देगा, इस स्कैफोल्डिंग को उससे ज़्यादा समझदार व्यक्ति या मोर नॉलेजेबल अदर देगा, जिसके कारण वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। इसको भी हम एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा एक गणित की सरल समस्याओं को अपने आप से आसानी से हल कर सकता है, मतलब ये समझे हम, ये उसका क्या है, एक्चुअल लेवल है कि वो अपने आप ही उन परेशानी को सॉल्व कर ले रहा है। लेकिन जब हम उसे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देते हैं तो यहाँ पर वो अपने शिक्षक की मदद लेता है, तो ये उससे वो अपने ओरिजिनल पोटेंशियल, मतलब जहाँ तक वो जा सकता है उस पोटेंशियल पर पहुँचने में मदद करता है। तो अंततः वो कौशल को आत्मसात कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से उसको सीख लेते हैं। इस डायग्राम के जरिए हम देखें कि ZPD को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो बीच में जो सर्कल आपको दिख रहा है वो क्या है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर बच्चे का वास्तविक
विकास है उसको जो आता है वो लेवल ये है। लेकिन इसके बाद जो आपको सेकंड दिख रहा है लेवल ऑफ पोटेंशियल, मतलब बच्चा इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता है। अब इस लेवल और इस लेवल के बीच का ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये आपका एक्चुअल में ZPD है। इसी लेवल को उसको ओवरकम कर, इसी लेवल पर पहुंचने के लिए, मतलब पोटेंशियल का जो लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए उसे स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, और यहीं पर ये स्कैफोल्डिंग उसे मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस ZPD के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और उसके बाद एक होती है बियॉन्ड द लिमिट, जहां पर हम उसे सपोर्ट दे भी हैं तो भी जरूरी नहीं कि वो वहां तक पहुंच पाए। तो ये तो हमारा जो था वो है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जिसमें हमने उनके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, उसके बाद दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं, और ZPD क्या होता है। इसके बात करें कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिया उससे हम आज के समय में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में कोलैबोरेटिंग लर्निंग की भावना बढ़ती है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे सामाजिक उसका सांस्कृतिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, भाषा का विकास होता है। तो इससे क्या होता है, जब इन सब चीज़ों को कब कर पाएंगे, जब हम कोलैबोरेटिंग लर्निंग में पढ़ेंगे, मतलब सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत जब बच्चा होगा तब वो वहाँ पर सीखेगा। फिर ग्रुप वर्क, जब ग्रुप वर्क करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं, साथ साथ हमने कल्चर का भी आदान प्रदान करते हैं, और यहाँ पर भाषा की बहुत अहम भूमिका होती है। फिर इसके अलावा हम सीखने में सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन में भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने समझा था कि लेव वाइगोत्स्की क्या है। इसके बाद जैसे हम बोल रहे थे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे वाइगोत्स्की और बंदुरा ने दिया था। तो अभी हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत समझा था। अब हम बंदुरा का की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी समझेंगे, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अब इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडुरा था। इनका जन्म 1985 में कनाडा में हुआ था। इनके पास कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है, राष्ट्रीयता है। इनकी प्रसिद्धि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कारण हुई, मतलब इन्होंने सोशल लर्निंग की जनक कहे जाते हैं। अब अगर हम देखें तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि लोग न केवल प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं, बल्कि वे दूसरों को देखकर भी सीखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन के जरिए सीखते हैं। तो कनाडा के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडुरा ने 1960 में इस सिद्धांत को विकसित किया था, और इसमें उन्होंने कुछ अवधारणाओं से इसे समृद्ध किया था कि सबसे पहले व्यक्ति जो होता है सामाजिक परिवेश में क्या करता है, सामाजिक परिवेश में अवलोकन करता है, अवलोकन के बाद उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब देखिए, हमने जैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहेगा, समाज में रहेगा तो लोगों को क्या करेगा, उसका अवलोकन करेगा। अवलोकन जब हम करते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसका अनुकरण करते हैं, उसके द्वारा ही सीखते हैं। दूसरा उन्होंने का कहना था कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो भी सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब इस सिद्धांत के अनुसार हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकतर भाग हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर सीखते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप उन्हें देखिए उनकी लर्निंग कैसी होती है। उनकी लर्निंग क्या होती है, वो चुपचाप से दूसरों के व्यवहार को बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हैं। जैसे उनके माता पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, समाज के बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो जहाँ हैं वहाँ पे उन लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, फिर उनके उस व्यवहार का अनुसरण करते हैं और स्वयं भी वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखा जाए वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनुभव भी सीखने पर क्या करता है, बहुत अधिक प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष अनुभव जिन्हें हम डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन कुछ हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मतलब हम दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं जुड़े हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष भी हम उनके अनुभव के द्वारा भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसीलिए बोला गया कि प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनुभव भी क्या करते हैं, सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। साथ ही ये सिद्धांत बताता है कि कैसे मॉडलिंग, पुनर्वलन तथा दंड के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। अब जो बंदुरा का प्रयोग था वो प्रयोग उन्होंने बेबोडॉल पे किया था। उन्होंने क्या किया, बच्चों का कुछ समूह लिया और उसे 3 ग्रुप में बांट दिया, और इन तीनों ग्रुपों को ने अलग अलग मूवी दिखाई। सबसे पहला जो ग्रुप था उसे जो मूवी दिखाई थी वो सामाजिक मूल्यों पर आधारित थे। यहाँ पर बच्चों को सामाजिक मूल्य से आधारित शिक्षा देना उनका उद्देश्य था। तो बच्चों ने उस मूवी को देखा कि वहाँ पर सामाजिक मूल्य कैसे विकसित होते, जिसे देखकर बच्चों ने, जब उन्हें वो उस फिल्म के बाद जब उन्हें उस डॉल को दिया गया तो उन्होंने उस बेबो डॉल के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जैसा उन्होंने उसको देखा था।
दूसरी फिल्म जो थी वो प्रेम पर आधारित था, जिसे देखकर जो बच्चे थे उन्होंने उस बेबो डॉल के साथ क्या किया, बहुत स्नेह के साथ किया। जैसे उस फिल्म में उसको लाते थे, उसको प्यार कर रहे थे, बच्चे ने वैसा ही प्रयोग किया। तीसरा जो ग्रुप था उसको हिंसा पर आधारित फिल्म दिखाई गई। उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे के उसमें जो बेबो डॉल है उसके साथ किस तरह मारपीट की जा रही है, किस तरह उसको पटका जा रहा है। तो इस फिल्म को देखने के बाद बच्चों ने उस गुड़िया के साथ, उस बेबो डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया। उन्होंने जैसा देखा था वैसे ही उस गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। तो यहाँ पर उनका जो एक्चुअली कहना था कि ये जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, ये अवलोकन करते हैं, अवलोकन करके अनुकरण करते हैं। तो हम इस प्रयोग के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल उन्हें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। वो जैसा देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार कीजिए, आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि आप जैसा उसको बताएंगे बच्चा वैसा का वैसा ही सीख जाएगा। इसके बाद उन्होंने कुछ सीखने के चरण भी बताए थे। तो बंदुरा के जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत थे उसमें सामाजिक वातावरण में व्यक्ति वहाँ के जैसा हम बोलते जा रहे हैं कि वह सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करता है, अवलोकन के बाद उसका अनुसरण करता है, अनुसरण करके वो नया व्यवहार सीखता है। तो इसी तरह कुछ चरण बंदुरा ने अपने सीखने में बताए थे। तो सबसे पहले जो हमारे चरण है उसमें हम पहले आता है ध्यान, जिसे हम अटेंशन कहते हैं। दूसरा आता है अवधारणा, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। तीसरा आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और चौथा जो होता है पुनर्वलन, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो अब हम इसे एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अटेंशन, मतलब ध्यान देना। तो व्यवहार पर ध्यान देना, उसे समझना। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते हैं तो अवलोकन के बाद हम उसे अच्छी तरह से समझते हैं। अवलोकन करने मतलब हम उसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो जब अवलोकन होता है तो व्यक्ति का जो ध्यान होता है उस व्यवहार पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अटेंशन। फिर आता है रिटेंशन। आपने जो अटेंशन में उस चीज को सीखा, अब उसको आप कितना रिटेन करते हैं, उसको कितना ध्यान में रखते हैं। फिर आता है पुनः प्रस्तुतिकरण। अब आपने जो अवलोकन किया था, अवलोकन करने के बाद आपने उस व्यवहार को ध्यान में रखा था, अब उसको में आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा विश्लेषित करके उस व्यवहार का क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण के। क्योंकि आपने जैसा देखा, जैसा सीखा, उसको आप एज इट इज नहीं दोहराते। कई बार आप उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ ना कुछ विश्लेषित करके अपना कुछ जोड़ते हैं और फिर उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर चौथा आता है इसके अंदर पुनर्वलन, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब आपने जो व्यवहार को ध्यान दे के सीखा था, फिर उसको समझा था, फिर उसको प्रस्तुत किया था, उस व्यवहार को करने पे अगर आपको खुशी मिलती है, मतलब वो व्यवहार पॉजिटिव होता है, तो वहां से आपको खुशी मिल रही है, तो मतलब वो व्यवहार आपके लिए आगे तक लाइफ लॉन्ग हो जाता है। क्योंकि सकारात्मक व्यवहार हमेशा आगे जाता है और नकारात्मक व्यवहार कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो जब पुनर्वलन मिलता है तो भविष्य में उस व्यवहार के निरंतर होने की जो संभावना होती है वो बनी रहती है, क्योंकि उस व्यवहार को विद्यार्थी अपने आप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर यहीं पर उसको कभी नकारात्मकता मिले तो वो उस व्यवहार को आगे की ओर नहीं करेगा। अब आता है आपका बंदुरा के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि बंदुरा ने जो बात की थी उसके अनुसार उनका सबसे पहला वो था कि बच्चों के सामने या किसी के सामने हमेशा अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें। उसके बाद हमेशा सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बच्चा हमेशा सकारात्मकता की तरह जाए। समूह गतिविधियों में बच्चों को सिखाएं और रोल प्ले का उपयोग ज़्यादा करें, मतलब छोटी क्लास के बच्चों को रोल प्ले के जरिए अगर हम सिखाएंगे तो वो लर्निंग जो होगी उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। विद्यार्थी अवलोकन द्वारा बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए छोटी कक्षाओं में जैसे शिक्षक जो होते हैं उन्हें जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें व्याख्यान विधि की जगह प्रदर्शन विधि का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएँ। तो बच्चों, जैसे आज जो हमने दोनों सिद्धांत समझे थे, तो वो सिद्धांत समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि जो हमारी परीक्षा होती है, परीक्षा जैसे हम जानते हैं कि मूल्यांकन के बिना कुछ हमारा रिजल्ट क्या होगा हम नहीं समझ सकते। तो जब हमारे मूल्यांकन की जो परीक्षा होती है उसमें हमारे जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं वो MCQ होते हैं, फिर वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, ये जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ कि एक इससे आप पैटर्न भी समझ जाएंगे और ये आपके
आगे भी काम आएगा। तो निम्नलिखित में से, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय है? क्या ये पियाजे ने बोला है, आशुबेल ने बोला है, ब्रूनर ने बताया है, या वाइगोत्स्की ने बताया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। उनके जो 3 की फैक्टर्स थे, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और कल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने अंतःक्रिया की बात की थी। तो ये वाइगोत्स्की का, इसका जो आंसर है वो वाइगोत्स्की है। दूसरा क्वेश्चन था कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो छात्रों, जब हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हमने आपको एक ZPD का कॉन्सेप्ट बताया था, उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो उसे हमें क्या बताना है कि बच्चे का जो एक्चुअल पोटेंशियल है और बच्चा जो मैक्सिमम पोटेंशियल ला सकता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही ZPD था। और इस ZPD को, इस जो आता है और जो उसे सीखना है, इन दोनों के बीच के जो गैप है, उस गैप को ओवरकम करने के लिए उसे स्कैफोल्डिंग दी जाती है, और स्कैफोल्डिंग उसे देता है मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस तरह से आपको, और एक मैंने एक गणित का उदाहरण दिया था, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। फिर तीसरा जैसा क्वेश्चन दिखा कि बंदुरा के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता को विस्तार से समझाइए। तो बंदुरा के सिद्धांत की जो शिक्षा में उपयोगिता क्या थी कि बच्चों को हमेशा रोल प्ले मेथड से पढ़ाइए, उनके सामने आदर्श प्रतिमान दिखाइए, जिससे बच्चा जो देखेगा वैसा ही सीखेगा। और तीसरी बात उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये बोली थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग मत करिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा प्रदर्शन विधि का प्रयोग करिए, जिससे बच्चा जो सीखेगा वो लॉन्ग लाइफ लर्निंग होगी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे लगता है आज का ये लेक्चर आपके ज़रूर काम आएगा। अब आगे के लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।